नए लेक्चर के साथ, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट इम्यून सिस्टम की। देखिए, पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसमें क्या पढ़ा है अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, सारी इम्यूनिटी के बारे में, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, है ना। और बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट किस तरीके से काम करेंगे, कौन कहाँ मैच्योर होगा, ठीक है ना। यही चीज़ें पढ़ी थी हमने, और कोई तो इसके अलावा नहीं पढ़ा। तो देखा जाए तो इम्यूनिटी वाला पूरा पार्ट पढ़ चुके हैं। एंटी इम्यूनिटी मतलब हो सकती है या पैसिव हो सकती है, इनेट हो सकती है या एक्वायर्ड हो सकती है। आज बात करूँगी ऑटो इम्यूनिटी की। जैसे ये एंटी हमने पढ़ी इनेट, एक्वायर्ड, एक्टिव, पैसिव, उसी तरीके से एक होती है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, जो अपने आप से काम कर रही है बॉडी में। देखो, हमारी बॉडी में जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना, जो हमारी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, हमारी बॉडी की एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो बाहर से डेवलप हुई है, जो बर्थ के बाद डेवलप हुई है, अगर उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो बाहर से आए फॉरेन एजेंट को रिकॉग्नाइज कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है, दैट मीन्स कि उसके पास मेमोरी पावर है, ठीक है। उसके पास मेमोरी पावर है कि वो पहचान लेगी कि नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स कौन से हैं और सेल्फ मॉलिक्यूल कौन से हैं। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, आर इम्यूनिटी based on acquired immunity, ठीक है जी। हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे बेस्ड है। वो क्या कर सकती है, कैन डिफरेंशिएट the foreign substance और एंटीजन, मतलब एंटीजन को, मतलब कि नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल को, नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल फ्रॉम आर सेल्फ, हमारे मॉलिक्यूल को, उसको आइडेंटिफाई मतलब डिफरेंशिएट कर सकती है कि हाँ जी, मेरी बॉडी का सेल ये है, ये बाहर से आया एक फॉरेन एजेंट है जिसकी नीड हमें नहीं है, ठीक है। सम टाइम क्या होता है, एंटीबॉडी तो ये काम नहीं कर पाती, सम टाइम इम्यूनिटी जो है इस चीज़ को जल्दी पहचान नहीं पाती, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अगर ऐसा नहीं पहचान पाई तो डेफिनेटली बाहर का जो एजेंट आ रहा है, जो फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है, वो हमारी बॉडी पे अटैक कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, समटाइम्स immunity fails to do so, मतलब कि सम टाइम ऐसा करने से फेल हो जाती है हमारी इम्यूनिटी, एंड अटैक द सेल, और हमारी बॉडी के खुद के ही सेल्स पे अटैक हो जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। और ऐसा किस लिए होता है, ऐसा क्यों होता है, दिस मे बी ड्यू टू some genetic and unknown reasons कि ऐसा क्यों किया इम्यूनिटी ने, ऐसा क्यों हुआ इम्यूनिटी से कि वो पहचान नहीं पाई सेल्फ और नॉन सेल्फ के बारे में, उसको पता नहीं चला और हमारी इम्यूनिटी जो है ख़राब हो गई, हमारी एंटीबॉडीज़ जो है, मतलब एंटीजन जो हमारी बॉडी में एंटर कर गया। अगर ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली सेल पे अटैक हो गया। ये किसकी वजह से होता है, कुछ जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं इसके पीछे, या इसके पीछे कुछ अननोन रीजंस भी हो सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं इसके आगे बात करूं इम्यून रिस्पॉन्स की, इम्यून रिस्पॉन्स में 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है जी। इम्यून रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है इम्यून रिस्पॉन्स, एक होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, एक होते हैं लिम्फोसाइट्स
एक होती है एंटीबॉडीज, ठीक है, एक होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स या टिश्यूज, लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। अब आपको पता है कि लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, ऑब्वियस सी बात है जहाँ से लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या जहाँ से ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन जहाँ से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं। अगर मैं क्लियरली बात करूँ तो ये हमारा ऐसा टॉपिक है जिसमें से ये पार्ट हमारा अभी पेंडिंग है। लिम्फोसाइट कौन से होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट होता है। क्या इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं? बी लिम्फोसाइट कहाँ पे बन रहा है, मैंने बताया था बी लिम्फोसाइट बनना या मैच्योर होना कहाँ पे होता है, और बताया था ना प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योर एट द बोन मैरो, एंड टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस्ड एट बोन मैरो बट मैच्योर एट द थाइमस। क्लियर है? बात यह है कि मैंने यहाँ पे दो ऑर्गन्स की बात करी, ये ऑर्गन्स कौन से हुए, दीज ऑर्गन्स आर नोन एज लिम्फोइड ऑर्गन्स। क्लियर है? तो लिम्फोसाइट की डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं। एंटीबॉडीज वो होती हैं जो बाहर से आए एंटीजन से लड़ने की पावर रखती हैं, जो बाहर से आए कोई भी फॉरेन एजेंट से लड़ने की एबिलिटी रखती हैं, उनके पास एक कैपेसिटी होती है, एक एबिलिटी होती है। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमें ये पता है, हमें ये भी पता है, हमें लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में अभी तक नहीं पता। हमें जस्ट इतना पता है, एक तो बोन मैरो के बारे में पता है, एक थाइमस के बारे में, और वो भी इतनी सी बात पता है कि बोन मैरो के अंदर बी और टी लिम्फोसाइट बनते हैं और मैच्योर हो जाता है बी लिम्फोसाइट, बट टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं थाइमस में। इतनी बात तो हमें पता है। लिम्फोइड ऑर्गन्स हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी होती हैं। सबसे पहले तो बात यही आ जाती है, lymphoid organs are differentiated into primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs। जो बोन मैरो और थाइमस होता है, these are included in the primary lymphoid organs। ठीक है, जो हमारे पास बोन मैरो और थाइमस है, ये कौन से होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। और उसके बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है स्प्लीन, पेयर, पैचेस, लिम्फ नोड्स, मार्ड, ये सारी चीज़ें अभी हम करने वाले हैं। तो एक बार मैं इसको इरेज कर दूँ और आगे चलते हैं। हाँ जी, देखो, टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन सी टाइप होती हैं? एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, दो टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक होता है प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी। पहला मैं लिख रही हूँ यहाँ पे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेकेंड लिखूंगी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है जी। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारे पास दो ही होते हैं। कौन कौन से? बोन मैरो एंड थाइमस। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, और आ जाएगा यहाँ पे स्प्लीन हो जाएगा, टॉन्सिल्स हो जाएगा, लिम्फ नोड हो जाएगा, अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स, ये सारी चीज़ें जो है ये कौन से में इंक्लूड हो जाएंगे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में भी हो जाएंगी। ठीक है, या फिर एक और आ सकता है यहाँ पे पेयर्स, पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पेयर्स, पैचेस भी इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। ये हो गए ऑर्गन्स के नाम। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं, क्या होता है इसमें, हम यहाँ क्या बताएंगे? ये इमैच्योर लिम्फोसाइट होते हैं इसके अंदर। इमैच्योर लिम्फोसाइट्स आर डिफरेंशिएटेड हेयर। यहाँ पे इमैच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट होते हैं।
कहाँ पे? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पे, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर इमैच्योर लिम्फोसाइट जो होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं। और सेकेंडरी में क्या बताएंगे? आफ्टर मैच्योरेशन, जैसे ही वो लिम्फोसाइट बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, आफ्टर मैच्योरेशन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होंगे, प्राइमरी लिम्फोइड organs are migrate to secondary lymphoid organs, ठीक है जी। जैसे ही देखो, जब तक तो डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं लिम्फोसाइट, तब तक तो वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में पड़े होते हैं। लेकिन अगर उनको मैच्योर होने के बाद, जब हो जाता है कि पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, उसके बाद प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के पास मूव कर जाएंगे। और वहां पे क्या होगा? विच प्रोवाइडेड द साइट, विच प्रोवाइडेड द साइट for interaction of lymphocytes with antigens। एंटीजेंस की जो इंटरेक्शन होगी लिम्फोसाइट के साथ, वो यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर हो जाएगी। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं हमारे पास बोन मैरो और थाइमस होगा, बोन मैरो एंड थाइमस। यहाँ पे लिम्फोसाइट सिर्फ जब तक इमेच्योर होंगे तब तक लिम्फोसाइट यहाँ पे डिफरेंशिएट होंगे, मतलब जब तक इमेच्योर है लिम्फोसाइट सिर्फ तब तक रहेंगे। जैसे ही वो मैच्योर हो जाएंगे, आफ्टर मैच्योरेशन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के पास से माइग्रेट कर जाएंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको इंटरेक्शन की साइट मिलेगी, ताकि लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ जाके इंटरेक्ट कर सके। अगर वो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे तो डेफिनेटली होगा क्या? उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बना पाएंगे। ये होते कौन कौन से हैं? स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो चलिए एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ और आगे कॉन्टिन्यूस इन सभी के पास चलते हैं, मतलब सभी के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बोन मैरो। बोन मैरो ही है सबसे पहले, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से ही शुरू कर लेते हैं। बोन मैरो जो है, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? बोन मैरो अभी बताया ना कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके बारे में लिखेंगे, इट इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, मेन लिम्फोइड ऑर्गन where all blood cells are produced, जहाँ पे सारे के सारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। बहुत बार सुना होगा, अगर कई बार बोन मैरो का ट्रांसप्लांट भी होता है, अगर किसी की बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन सही से नहीं हो रही होती है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। बोन मैरो में सारे के सारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थाइमस। थाइमस में क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो बताएंगे इसकी लोकेशन। थाइमस की लोकेशन की बात अगर करें, लोकेशन कहाँ होती है? इट इज ए लोब्ड ऑर्गन, लोब्ड ऑर्गन होता है ये, नियर द हार्ट, नियर द हार्ट एंड beneath the ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है थाइमस। क्लियर है? ये तो हो गई इसकी लोकेशन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद इसके साइज के बारे में बता देंगे। थाइमस का साइज कैसा होता है? इट इज ऑफ लार्ज साइज, इट इज ऑफ लार्ज साइज at the time of birth, at the time of birth, but it continuously, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं इसका साइज, it continuously
reduces in size, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये हमारे जो थाइमस का साइज है वो घटता जाता है, एज के साथ साथ ये घटता जाता है. इट इज ऑफ लार्ज साइज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट इट कॉन्टिन्यूसली रिड्यूसेस इन साइज विद एज. जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है उस टाइम पे थाइमस का साइज प्रॉपर होता है, एक नॉर्मल साइज होता है उसका. जैसे जैसे बड़े होते हैं, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनको आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, लाइक उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है. इवन अभी जो हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में या जो हमारे सराउंडिंग में जो बीमारी फैली हुई है, क्या बोल रहे हैं, 60+ के ज़्यादा जो लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा बचने की ज़रूरत है. बार बार यही बोला जा रहा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, जब ओल्ड एज पीपल हो जाते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है. उसका सीधा सीधा रीज़न सिर्फ इतना है कि जो थाइमस है, थाइमस के अंदर लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो रहे हैं. लिम्फोसाइट का मैच्योर होना दैट मीन्स एंटीबॉडीज़ का प्रोड्यूस होना. एंटीबॉडीज़ का प्रोड्यूस होना दैट मीन्स हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना. और हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना मतलब बाहर से कोई एजेंट आएगा तो वो उससे इजीली लड़ पाएगा. क्लियर है? और मैं बोल रही हूँ जैसे जैसे एज बढ़ जाती है हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, क्योंकि थाइमस का साइज ही छोटा हो गया. ऑब्वियस सी बात है, थाइमस का साइज छोटा है, लिम्फोसाइट कम बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी सही से बन ही नहीं पा रही है. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बर्थ के टाइम पे इसका साइज बड़ा होता है और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली सिर्फ डिक्रीज ही होता है. क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर लेंगे स्प्लीन की. ठीक है, स्प्लीन कैसा होता है, ये भी लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज एंड बीन शेप का होता है. कैसा होता है? बीन शेप का. क्लियर है? लार्ज साइज होगा और बीन शेप का होता है. इट मेनली क्या करता है, ये मेनली पोसेस लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स. अब बात ही आ जाती है कि लिम्फोसाइट ये प्रोसेस कर रहा है, समझ में आ रही है कि अब लिम्फोइड ऑर्गन है तो डेफिनेटली लिम्फोसाइट तो प्रोसेस करेगा ही. बट द थिंग इज फेगोसाइट प्रोसेस कर रहा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेगोसाइट? फेगोसाइट वो होते हैं जो अगर कोई फॉरेन एजेंट आ जाता है तो उसको इनगल्फ कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं या उसको मार देते हैं. ठीक है, इसके अंदर वो भी प्रेजेंट होते हैं. इट मेनली प्रोसेस लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट and it acts as a large reservoir, मतलब स्टोरेज, लार्ज रिजर्वोयर ऑफ RBC. बहुत बार सुना होगा कि जो RBC होते हैं वो डिस्ट्रॉय स्प्लीन में जाके होते हैं, उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, ये तो सुना ही होगा ना. ये क्या होता है, लाइफ स्पैन इनका छोटा होता है लेकिन स्प्लीन के अंदर जाके ही डिस्ट्रॉय होते हैं. क्लियर है? और ये करते क्या है, इट ट्रैप्स द ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मतलब हमारे ब्लड में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोर्न हो रहे हैं, वहीं पे पैदा हो रहे हैं, तो उसको ये ट्रैप कर लेगा, मतलब पकड़ लेगा. ठीक है, ट्रैप्स द ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्ट एज ए, ऑब्वियसली बात है उसको पकड़ रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, एक्ट एज ए फिल्टर ऑफ द ब्लड का ही एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है. ठीक है, क्योंकि ब्लड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको ये पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो इसका नेचर कैसा है, फेगोसिटिक इसका नेचर है. फेगोसिटिक नेचर का क्या मतलब होता है, इनगल्फ कर लेगा बैक्टीरिया को. ठीक है, इनगल्फ द बैक्टीरिया, ये इसका नेचर है. ठीक है, अब क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है तो ऑब्वियसली उसको खा जाएगा, मतलब ये ब्लड के फिल्टर का काम कर रहा है. ठीक है, हम क्या बताएंगे स्प्लीन में कि इट इज ऑफ लार्ज साइज एंड इट इज ऑफ बीन शेप. लिम्फोइड ऑर्गन है तो डेफिनेटली लिम्फोसाइट्स को प्रोसेस करेगा ही करेगा, फेगोसाइट्स भी प्रोसेस कर रहा है. और लार्ज रिजर्वोयर किसका है, RBC का. मतलब ज़्यादा स्टोरेज किसकी हो रही है, यहाँ पे RBC की हो रही है. जो ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको ट्रैप कर लेगा, मतलब पकड़ लेगा और फिल्टर की तरह काम करेगा. ठीक है, बोन मैरो भी इसी तरीके से है, जितने भी ब्लड सेल्स होंगे यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे. और थाइमस कैसा होता है, थाइमस लोब्ड ऑर्गन होगा, नियर द हार्ट बेनेथ द ब्रेस्ट बोन. ये याद रह जाएगा. लार्ज साइज का है एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कॉन्टिन्यूसली रिड्यूसेस इन द
द साइज विद द एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसका साइज रिड्यूस होता जाता है। क्लियर है, कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ लिम्फ नोड्स की एंड माल्ट की। ठीक है, हम सिर्फ इतने ही सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मल बातें पता होनी चाहिए और वो हम पढ़ ही रहे हैं। इनफ है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। स्प्लीन कर लेंगे, लिम्फ नोड एंड माल्ट पे क्वेश्चन बन जाता होता है, इसलिए मैं वो लिखवा देती हूँ। ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स ये कैसे होते हैं? स्मॉल साइज के होते हैं। पहली बात तो स्मॉल साइज, ठीक है जी, स्मॉल साइज के होंगे एंड प्रेजेंट एट द डिफरेंट पॉइंट्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम। पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट पॉइंट्स पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है इसके। ठीक है जी, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब ये आ गया कि स्मॉल साइज होता है, ये हो गए इसके हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी लोकेशन हो सकती है। अब बात ये आती है ये भी क्या करता है, ये सेम चीज करता है काइंड ऑफ, दे ट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which are present in lymph या फिर टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगी, एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और उसकी वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स भी एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, इम्यून रिस्पॉन्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैसा, डिफरेंट पॉइंट पे प्रेजेंट होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करेगा। जो भी हमारी बॉडी में उसको टिश्यू फ्लूइड मिलेगा, जो भी टिश्यू फ्लूइड मिलेगा वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो ट्रैप कर देगा। उसके ट्रैप होने की वजह से लिम्फोसाइट एक्टिव हो गई हैं। लिम्फोसाइट एक्टिव होंगे तो डेफिनेटली इम्यून रिस्पॉन्स होगा, इम्यून रिस्पॉन्स मिलेगा। कैसा होता है इम्यून रिस्पॉन्स, डेफिनेटली लिम्फोसाइट एक्टिव हुए हैं तो लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। एंटीबॉडी का प्रोड्यूस होना ही तो इम्यून रिस्पॉन्स होता है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई है, चलो भाई अब जो भी एंटीजन आ जाएगा उसी के अगेंस्ट पे वो काम कर देंगी। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास माल्ट। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माल्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एक लिम्फोइड टिश्यू है जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो माल्ट है इज ए लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट एट द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स। मतलब कुछ ट्रैक्ट्स की लाइनिंग पे प्रेजेंट होगा। अब कौन से ट्रैक्ट है जिनकी लाइनिंग पे प्रेजेंट होगा, हम यहाँ पे बता देंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, एटसेट्रा। ऐसे कुछ ट्रैक्ट के ऊपर ये लाइनिंग्स जो होंगी उनके ऊपर ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो माल्ट होता है, माल्ट comprises about 50% of lymphoid tissue of our body। ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू मतलब हमारी पूरी बॉडी में जो लिम्फोइड टिश्यू होंगे ना 50% तो उसको यही कॉम्प्राइज करता है, मतलब 50% तो इसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। देखो मैं
मैं बोल रही हूँ कि जितने भी हमारे पास ये वाले ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, चाहे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है। अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, मतलब कौन सा पार्ट हुआ, यहाँ से माउथ से हम निकलते आए, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, यहाँ पे लीवर, फिर उसके बाद पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और अगर उसी तरीके से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करूँ तो वहाँ से कौन सा चलता आ रहा है, विंड पाइप से ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, और फिर लंग्स के पास से फैलता हुआ पूरा बॉडी में ऑक्सीजन फैल रही है। उसी तरीके से यूरिनोजेनिटल कैसा हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुई, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन चला गया किडनी के पास। किडनी के पास जाने के बाद क्या होता है, किडनी के पास जाने के बाद नेफ्रॉन में गया, ग्लोमेरुलस से गया बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के बाद से वहाँ से फिल्टर होकर या तो वो ऊपर चला जाएगा या कलेक्टिंग डक्ट के पास चला जाएगा। +1 में ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। अब यहाँ पे सारी जगह पे देखा जाए तो बहुत सारी बॉडी कवर हो रही है। ऐसे जितने भी ट्रैक्ट होते हैं उनकी लाइनिंग पे माल्ट प्रेजेंट होता है। जितने भी ट्रैक्ट है वहाँ प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, माल्ट प्रेजेंट है। मोस्टली बॉडी कवर हो गई। यहाँ पे सारे के सारी जगह पे ये कवर हो जाएगा। 50% एरिया जिसलिए बोला गया है इसको कि 50% तो इसी ने कवर करके रखा हुआ है। 50% तो यहीं पे यही प्रेजेंट है। माल्ट नाम का ही लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट है जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा और इम्यून रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, ये हमारा था इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें लिम्फोइड ऑर्गन्स इंक्लूड हो रहे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। मेन बात यह है कि आपको ऑर्गन्स के नाम याद होने चाहिए। हमारे पास प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन सा था, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो ऐसा टिश्यू है, लिम्फोइड टिश्यू, जहाँ पे सारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और थाइमस कैसा है, थाइमस वो है जो मेनली क्या काम कर रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स तो देगा ही देगा। द थिंग इज कि वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसका साइज छोटा होता जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। उसी तरीके से स्प्लीन, उसी तरीके से लिम्फ नोड एंड लास्ट वन इज माल्ट। ये सारे के सारे लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम एड्स, कैंसर और ड्रग अब्यूज़ के बारे में पढ़ लेंगे। मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 3 तो लगेंगे ही, 3 शायद 4, चलो जो भी है। तो इसके बाद लेक्चर जो चैप्टर है हमारा खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।